हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आर्यन तिवारी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में बात करेंगे असमान मोलर द्रव्यमान या फिर कह सकते हैं इसे वन हाफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पहले असमान मोलर द्रव्यमान की। तो कह रहा है कि मोलर, आप जानते हैं कि मोलर द्रव्यमान क्या है कि 1 ग्राम प्रति मोल को क्या कहते हैं, हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे। इसमें कह रहा है असमान। असमान मतलब क्या हो गया कि कुछ सामान्यतः जो होना चाहिए वो नहीं है, यानी कह सकते हैं एब नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, वो एब नॉर्मल हो गया। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लिखेंगे जब किसी विलेय कोष्ठ में लिखेंगे विद्युत अपघट्ट को विलयन में घोला जाता है तो विलेय का संगुणन या वियोजन हो जाता है जिससे मोलर द्रव्यमान में असामान्य परिवर्तन हो जाता है। असामान्य परिवर्तन हो जाता है जिसे असमान मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्लियर। कह रहा है कि जब किसी विलेय, यहाँ पर जो विलेय होना चाहिए वो विद्युत अपघट्ट होना चाहिए। विद्युत अपघट्ट मतलब क्या होता है कि वो क्या हो, पूर्णतः कह सकते हैं वो वियोजित हो जाए या आंशिक रूप से वियोजित हो जाए, या कह सकते हैं इसमें वियोजन की प्रक्रिया हो। वियोजन क्या है, ठीक है। तो वियोजन अगर हम बात करें तो वियोजन मतलब क्या है, जो अपने आयनों में पूर्णतः क्या हो, टूट जाए या वियोजित हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें एक प्रोसेस और भी हो सकती है जिसे हम क्या कहते हैं, हम संगुणन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं संगुणन मतलब होता है योग होता है, जुड़ता है, यानी छोटे छोटे अणु मिल जाते हैं और वो बड़े अणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो उसे कहेंगे कि उसका संगुणन हो गया। क्या हो गया, वो संगुणन हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि विलेय का संगुणन या वियोजित हो जाता है जिससे क्या होगा, मोलर द्रव्यमान में असामान्य परिवर्तन हो जाता है जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप अगर एसिटिक एसिड ले रहे हो, जैसे मान लीजिए CH3 है, COOH है, एसिटिक एसिड ले रहे हो और इसको जब आप बेंजीन में क्या करते हो, घोलते हो। जब आप बेंजीन में घोलते हो तो इसका डाइमराइजेशन हो जाता है, यानी डाइमर बन जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे डाइमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। या इसे हम कहते हैं द्विलकीकरण। तो द्विलकीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके 2 अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं और CH3COH का होल ट्वाइस बना लेते हैं। क्लियर। अब इसमें अगर बात करें तो इसके कितने अणु लगे, 2, ठीक है। तो 2 है तो हम कहेंगे कि इसके 2 अणु आपस में संगुणित होकर के क्या करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसे कहेंगे यहाँ पर हो गया आपका संगुणन। क्या हो गया, आपका संगुणन हो गया। अब इसके अणुभार की अगर बात करें तो इसमें अगर एक अणु की बात करते हैं एसिटिक एसिड के, तो इसका अणुभार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है तो 12 गुणे 2 लिखोगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है तो 4 गुणे 1 लिखोगे, प्लस जो होगा ऑक्सीजन 2 है तो 2 गुणे कितना लिखोगे, 16 लिखोगे। क्लियर। तो अगर हम इसका अणुभार निकालते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 4 26 हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 4 4 8 2 10 हो जाएगा, 3 2 5 यानी 60, यानी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इसमें देख रहे हैं इसका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका डबल है, कितना हो जाएगा, 120 है। तो देख रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए कोई पात्र है, हमने कोई पात्र है और इसमें क्या किया, एसिटिक एसिड लिया। क्या लिया हमने, एसिटिक एसिड लिया। अब एसिटिक एसिड जब हमने लिया तो हमें ये पता चल रहा था कि इसका अणुभार जो है वो कितना आ रहा है, अणुभार कितना आएगा, 60 आना चाहिए, ठीक है। हमें ये पता चल रहा होगा, ठीक है, कि इसका अणुभार कितना होता है, 60 होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको बेंजीन में मिलाते हो तो ये क्या करता है, इसका संगुणन हो जाता है। संगुणन के कारण इसका अणुभार क्या हो जाता है, 60 से डबल हो जाता है, यानी वह 120 हो जाता है। तो हमें कहेंगे कि इसके अणुभार में क्या हो गया, असामान्य परिवर्तन हो गया। क्लियर। असामान्य परिवर्तन हो गया जिसे हम क्या कहेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो ये बात थी आपकी किसके कारण,
आपके संगुणन के कारण। अगर मान लीजिए वियोजन की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए Na है और Cl है, आप इसको वियोजित करोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस में और Cl क्या हो जाएगा, माइनस में। तो हम कहेंगे कि इसका एक अणु यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लगभग 2 हो गए। तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या हो गया, आपका वियोजन हो गया। क्या हो गया, आपका वियोजन हो गया। अब वियोजन के फलस्वरूप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि NaCl को जब हम घोलते हैं पानी में तो क्या हो जाता है, इसका वियोजन हो जाता है, जिसके इसके अणुभार में लगभग क्या होती है, आधे की कमी आ जाती है। ठीक है, इसका हाफ हो जाता है। ठीक है, तो वियोजन से उसके मोलर द्रव्यमान में कमी आती है, संयोजन से क्या होता है, उसके मोलर द्रव्यमान में क्या हो जाती है, वृद्धि आती है। यहाँ पर 1/2 गुणक के बारे में, या 1/2 जिसे हम फैक्टर कहेंगे, या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, जो किसी भी एग्जाम के लिए कह सकते हैं कि ITG, नीट या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि 1/2 गुणक की जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात करें। तो पहले इसे जानने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, पीछे जाते हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म था, हमने 4 पढ़े थे। द्विमांक का अवनमन था, क्वथनांक का उन्नयन था। उसके बाद जो है हमने पढ़ा था कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, परासरण दाब, ये चारों हमने पढ़ा था। और कैलकुलेशन के थ्रू क्या कर रहे थे, हम उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब हुआ ये कि जो हमने उसमें विलेय पदार्थ मिलाया था, जिसके कारण उसके अणुसंख्यक गुणों की हम व्याख्या कर पा रहे थे, वो जो विलेय पदार्थ थे वो वैद्युत अनपघट थे। क्या थे, वैद्युत अनपघट थे, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है, यानी वो क्या होता है, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं, या वैद्युत अनपघट जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, अपने आयनों में पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है, अब अपने आयनों में वियोजित नहीं होंगे तो जो उनका वैल्यू आता था वो एक्चुअल आता था, और कैलकुलेशन से हम जो वैल्यू निकालते थे वो एकदम सेम मिलता था। लेकिन अब बात यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है जब हम यहाँ पर इस केस में वैद्युत अपघट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, वैद्युत अपघट ले लेते हैं। अब वैद्युत अपघट जब लेते हैं तो वो आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और जब आयनों में टूटेगा तो अणुओं की संख्या में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब अणुओं की संख्या में जब परिवर्तन होगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए वो जो मान में परिवर्तन हो रहा था, या तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत अपघट आयनों में वियोजित भी हो सकता है, और कुछ कंडीशन में क्या होता है, वह संगुणित भी हो सकता है। तो उसके मान में, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म के मान में या तो वृद्धि हो जाती थी या तो कमी हो जाती थी। ठीक है, तो जो प्रयोग से या ऑब्जर्वेशन से जो निकलता था वो वैल्यू कैलकुलेशन की वैल्यू के सटीक नहीं था। तब क्या किया, 1/2 नामक वैज्ञानिक ने एक गुणक दे दिया जिसे हम कहते थे 1/2 गुणक। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 1/2 नामक वैज्ञानिक ने 1/2 नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघट्य पदार्थों की अणुसंख्य गुणों की व्याख्या करने के लिए एक गुणक दिया जिसे 1/2 गुणक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो अतः लिख सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर जो इसका फार्मूला होता है, वियोजन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या बटे लिखेंगे वियोजन या संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं I बराबर क्या लिख सकते हैं, वियोजन या संगुणन के पश्चात जो अणुओं की संख्या होती है बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। या तो फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसका और फार्मूला ये लिख सकते हैं कि जो है अणुसंख्यक लिखेंगे, अणुसंख्य गुणों का प्रेक्षित मान
प्रेक्षित मान मतलब जो आप ऑब्जर्व करते हो, यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपका जो आता है, डिवाइडेड बाई लिखेंगे अणुसंख्य गुणों का वास्तविक मान, वास्तविक, या इसी को हम लिख सकते हैं सामान्य, सामान्य, या इसी को हम लिख सकते हैं परिकलित। परिकलित मतलब गणना करने के पश्चात, यानी गणना करना, तो परिकलित मान। ठीक है, तो इसको इतने रूप में हम लिख सकते हैं। इसको अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू डेल्टा लिखेंगे। प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षित मतलब क्या होता है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसको ऑब्जर्व किया कि कितना आया। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन होगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा, अणुसंख्य गुणों का वास्तविक, यानी हम या तो हम एक्चुअल लिखें, या तो आप नॉर्मल लिखिए, या तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा CAL यानी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको प्रासरण दाब की बात करनी है, तो I इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई लिखोगे, ऑब्जर्वेशन का लिखोगे। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे जो आपका आप मतलब कर सकते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू आया, और डिवाइडेड बाय क्या है आपका कैलकुलेशन, जो फार्मूला आपने लगाया था वो कैलकुलेशन। ठीक है, तो यही लिख सकते हो I इक्वल टू पाई ऑब्जर्व बाय पाई कैलकुलेशन, ये हो सकता है। ठीक है, फार्मूला हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो अणुसंख्यक जो गुणधर्म होता है, यानी अणुसंख्य जो गुण होता है या गुणधर्म होता है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अणुभार के। किसके होगा, अणुभार के होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अणुभार अगर ज्यादा होगा तो कणों की संख्या क्या होगी, कम होगा, और कणों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड ले लिया, CH3HCOOH है, और इसका हमने संगुणन कर दिया। क्या कर दिया, संगुणन कर दिया, तो CH3COOH हो जाएगा, का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डाल देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। संगुणन मतलब इसके दो अणु आपस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसका क्या हो जाता है, संगुणन हो जाता है। तो संगुणन के फलस्वरूप क्या हो जाता है, इसके अणुभार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन कणों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। देखिए यहाँ पर कणों की संख्या कितनी है, अगर यहाँ पर बात करें तो 2 है, और यहाँ पर कितना है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर कणों की संख्या में क्या होती है, परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हैं कि कणों की संख्या जो होती है वो अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हम यही बात करेंगे कि अगर संगुणन हो रहा है, ठीक है, तो अणुभार में इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी, और अणुभार में अगर वृद्धि होगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एक फार्मूला लिखेंगे तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू लिख सकते हो सामान्य अणुभार बटे लिख सकते हो, समान अणुभार बटे क्या लिख सकते हो, उल्टा हो जाएगा इसका, इसका क्या हो जाएगा आपका, उल्टा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, प्रेक्षित अणुभार, प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हो गए। अब इस पे बात करते हैं कि जो I का वैल्यू है वो कब और कितना चेंज होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल अगर बात करें पदार्थों की, तो हमारे पास कुल 3 प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। एक ये मिलेगा कि कोई ऐसा पदार्थ हो जो ना तो उसका वियोजन हो, ना तो उसका क्या हो, संगुणन हो। इसका मतलब है कि वो वैद्युत अनपघट्ट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी वैद्युत अनपघट्ट, वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ, पदार्थ के लिए I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 1 के होगा। किसके होगा, I बराबर 1 के होगा। यानी हम कह सकते हैं जो वैल्यू कैलकुलेशन की आती है, यानी हमने जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो वैल्यू हमने कह सकते हैं कि प्रासरण दाब का वैल्यू फार्मूला जो था, और उसके बाद हमने जो पढ़ा था हिमांक का अवनमन का जो फार्मूला था, क्वथनांक का अवनमन, यानी उसका जो फार्मूला था उससे जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगी। तो हम ये कहेंगे कि वो जो वैल्यू था वो किसके लिए है, वो वैद्युत अनपघट्ट पदार्थों के लिए था। ठीक है, यानी वैद्युत अनपघट्ट पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ होंगे जिनका ना तो संगुणन होगा ना तो वियोजन होगा। यदि ऐसे हैं तो उसका I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो जाएगा कि जो पदार्थ या जो विद्युत अपघट्ट, जो विद्युत अपघट्ट, ठीक है, या पदार्थ क्या हो, वियोजित होते हैं, वियोजित होते हैं, तो उनके लिए जो I का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अभी क्यों हो रहा है ज्यादा और कैसे हो रहा है उसके बारे में आगे बात करते हैं। थर्ड है कि जो विद्युत अपघट्ट, जो विद्युत अपघट्ट या पदार्थ संगुणित होते हैं, क्या होते हैं, संगुणित
होते हैं। अब संगुणित होंगे तो क्या होगा, अगर संगुणित होंगे तो इसका आई की वैल्यू जो होगी वह 1 से हर वक्त कम ही आएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब वियोजित होने वाले पदार्थ की वैल्यू, अगर कोई पदार्थ है जो वियोजित हो रहा है या कोई पदार्थ दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका NaCl दे दिया गया, KCl दे दिया गया, और मान लीजिए Al2SO4 का होल थ्राइस दे दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर कोई ऐसा विद्युत अपघट दे दिया जाता है जो क्या हो रहा है, अपने आयनों में वियोजित हो जा रहा है, तो उसके लिए कहेगा कि इन पदार्थों के लिए आई का मान यानी 1/2 फैक्टर का मान बताए। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से हर वक्त ज्यादा ही आएगा। अब वो कितना आएगा आगे अभी हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं जो विद्युत अपघट या पदार्थ संगुणित होते हैं। अब संगुणित होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एसिड है, जैसे मान लीजिए आपका एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, संगुणित होते हैं। ये क्या होते हैं, संगुणित होते हैं। अब ये जब संगुणित होंगे तो इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू जो होगी वह 1 से कम आएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघट के लिए तो लिखेंगे विद्युत अपघट्यों के लिए आई के मान का अनुप्रयोग। तो आई के मान का अनुप्रयोग कहाँ होता है, जैसे नंबर 1 अगर हम बात करें, ठीक है, अनुप्रयोग लिख लेंगे। नंबर 1 हमने बात किया था परासरण दाब के बारे में। तो परासरण अगर हम दाब की बात करें, परासरण दाब, तो हमने वहां पे पाई बराबर लिखा था, क्या लिखा था हमने, पाई बराबर लिखते हैं N/V, और उसके बाद ST लिखे थे, क्या लिखे थे, ST या RT लिख सकते हैं। तो N/V ST था, या पाई बराबर हम इसी को लिख सकते थे, पाई बराबर CST, क्या लिखते थे हम लोग, CST लिखते थे, ठीक है। अब पाई बराबर CST लिखते थे, तो यहाँ पर जो है आई फैक्टर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यही आई से क्या करेंगे, यानी जो 1 था गुणांक था उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होगा, ये परासरण दाब निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो अवनमन के बारे में बात किया था, P0 माइनस क्या था आपका PS अपान क्या था आपका P0, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था आपका XB के था, क्या था आपके उसके XB के था, ठीक है। तो XB के था किसके लिए, जब टन विलयन हमने लगाया था, इसके लिए टन विलयन के लिए, टन विलयन के लिए जब हमने लगाया था तो ये फार्मूला आया था। तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, आई से, ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करते थे थर्ड क्या था, हिमांक का अवनमन था, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन, ठीक है। तो हिमांक का अवनमन की अगर हम बात करें तो इसको हम डेल्टा क्या लिखते थे, TF इक्वल टू क्या लिखते थे, KF इंटू क्या लिखते थे, यम, ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हिमांक का जो अवनमन था उसमें क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इसका यूजेज, ठीक है। अब चौथा अगर हम बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन में हमने पढ़ा था डेल्टा TB इक्वल टू क्या था आपका KB था, और इंटू क्या था, इसकी मोलरिटी थी, मोलरता था, तो ये लिखते थे। इसमें हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नया फार्मूला हो जाएगा, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि विद्युत अपघट्यों के लिए परासरण दाब निकाल सकते हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकाल सकते हैं, हिमांक का अवनमन, और उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो ये सब हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो I इक्वल टू 1 कैसे आता है, I इक्वल टू I इज ग्रेटर देन 1 कैसे आएगा, और I इज लेस देन 1 कैसे आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई विलेय हमने जो विद्युत अपघट्य हमने मिलाया है, अगर वो वियोजित हो रहा है तो उसका 1/2 फैक्टर जो है वह I इज ग्रेटर देन 1 क्यों आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जब विलयन में कोई वियोजित होने वाले पदार्थ को मिलाया जाता है तो अणुओं की संख्या बढ़
जाती है जिससे अणु संख्य गुण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही है कि जब किसी विलयन में कोई वियोजित होने वाले पदार्थ या वियोजित होने वाले वैद्युत घट को मिलाया जाता है तो अणुओं की संख्या क्या जाती है, बढ़ जाती है। या कहेंगे कि वो जब टूटेगा तो क्या होगा, अणुओं की संख्या बढ़ेगी। जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अणु संख्या गुणधर्म बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अणुओं की संख्या जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अणु संख्या गुण के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है ए और बी है। ठीक है, तो ये भी है और आपने इसको वियोजित किया। अब ये वियोजित अगर हो रहा है 100%, कितना हो रहा है 100% मान लीजिए वियोजित हो रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बनेगा और बी क्या हो जाएगा आपका माइनस बनेगा। या कह सकते हैं इसका वियोजन हो रहा है कि ये भी जो है वो क्या हो रहा है, ए प्लस बना रहा है और बी माइनस बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए इसका पहले क्या था, एक मोल था या इसके एक कण थे। ठीक है, तो पहले वियोजन से पहले क्या होगा, इसका ये 0 0 रहा होगा, यानी वियोजित नहीं रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे वियोजन से पूर्व। ठीक है, तो वियोजन से अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब वियोजन के पश्चात की अगर हम बात करें तो वियोजन के पश्चात की अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए ये अल्फा, इसकी मात्रा क्या हो रही है, अल्फा वियोजित हो रही है और इस तो ये भी क्या हो जाएगी, बी भी क्या हो जाएगी, अल्फा वियोजित होगी। तो हम ये कहेंगे ये कितना बचेगा, तो 1 में से हम क्या करेंगे, अल्फा को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा बच गई। बस मेरा फिर से समझिए कि अगर हम वियोजन से पूर्व यानी कोई पदार्थ हमने लिया बीकर में। ठीक है, तो उस समय बीकर में हमने लिया और उस समय क्या था, इसकी मोलों की संख्या क्या थी, 1 थी। ठीक है, अब क्या किया हमने, कोई पदार्थ मिलाया इसमें। ठीक है, अब कोई पदार्थ नहीं कह सकते हैं, कोई विलायक मिलाया। ठीक है, विलायक मिलाया तो क्या हुआ, घुलना चालू हो गया। अब घुलना जब चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी कुछ मात्रा घुलेगी। अब मान लीजिए उसकी वियोजन की मात्रा कितनी हो, अल्फा हो। तब सोचिए कि अगर कि इसका वैल्यू पहले 1 था और उसमें से क्या हो गया, अल्फा वियोजित हो गया, तो 1 में से क्या करेंगे हम, अल्फा को घटा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी मात्रा ए बी का बचा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमें पता चल गया। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या हो जाता है, वियोजन के पश्चात। ठीक है, वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या या कणों की संख्या ले सकते हैं। ठीक है, अणुओं की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या। ठीक है, तो वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या की अगर हम बात करें तो वियोजन के पश्चात देखिए, तो वियोजन के पश्चात क्या हुआ, ये बी का, अगर मान लीजिए हमने बीकर में ये भी लिया था तो ये भी जो था वो था, अब ये डिसोसिएट हो गया किसमें, ए प्लस और बी माइनस में। इसका मतलब है इस विलयन में ए के आयंस उपस्थित हैं और बी के भी आयंस उपस्थित हैं और कुछ आयंस जो थे वो बच गए थे जो 1 माइनस अल्फा थे। ठीक है, तो अगर हम वियोजन के पश्चात अणुओं की संख्या देखें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ए प्लस होगा, जिसके अब वियोजन की मात्रा कितनी है, अल्फा है, तो यानी अल्फा अणु मिलेंगे उसके। ठीक है, प्लस बी के भी क्या होंगे, अल्फा अणु मिल जाएंगे। ठीक है, और जो शेष बचा हुआ था इसको भी जोड़ लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये देख रहे हैं कि आपका ये माइनस और ये प्लस है, कैंसिल आउट हो गया। वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, वियोजन से पूर्व ए बी के अणुओं की संख्या कितनी थी, 1 थी। अब 1 प्लस 0 तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0 तो 1 आएगा। ठीक है, तो वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी रहेगी, वो 1 ही रहेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 1 हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1, या कह सकते हैं कि 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा आ गया। तो इसका मतलब है कि आई की वैल्यू जो होगी वह 1 से कुछ ना कुछ क्या होगी, ज्यादा आएगी, चाहे वो दशमलव में ही आए। ठीक है, तो आई की वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगी, ज्यादा आएगी। तो ऐसे समझ में आएगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास नमक है और नमक को हमने पानी में घोल दिया और पानी में जब आपने घोला तो ये Na प्लस बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्वस सोल्यूशन, यानी जलीय विलयन में, और यहाँ पर Cl माइनस लिखे एक्वस। ठीक है, अब मान लीजिए वियोजन से पूर्व बात करेंगे, वियोजन से पूर्व। तो वियोजन से अगर पूर्व की बात करें तो मान लीजिए इसका हमने एक अणु ले लिया। अब ये शुरुआत में क्या रहा होगा, जब आपने पानी में जैसे घोला होगा उस समय, यानी जैसे आपने मिलाया होगा तो उस समय अणुओं की संख्या 1 रही होगी, तो ये वियोजित नहीं हुआ होगा, तो उस समय इसके आयन नहीं मिलेंगे, तो हम कहेंगे 0 0 रहेगा। अब वियोजन के पश्चात की अगर बात करें, वियोजन से पश्चात, ठीक है, तो वियोजन के अगर हम पश्चात की बात करें
तो वियोजन से पश्चात की अगर बात करें तो मान लीजिए ये अल्फा है, माने मान लीजिए इसके क्या है अल्फा अणु मिल गए, तो इसके भी अल्फा अणु मान लीजिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इसके अल्फा अणु मिलेंगे तो इसके भी अल्फा अणु मिल जाएंगे, तो बचेगा की तरह, तो 1 में से क्या करेंगे अल्फा को हम घटा देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो इसके लिए आई लिखोगे, तो आई क्या लिखोगे वियोजन से पश्चात अणुओं की संख्या, तो वियोजन से पश्चात -1 माइनस अल्फा है प्लस, ठीक है, और प्लस क्या होगा अल्फा होगा, और प्लस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर हम बात करें कितना है वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या, तो वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी है 1 है। ठीक है, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, या लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं कि यदि क्या हो रहा है ये पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो जा रहा है, यानी पूर्ण रूप से यह वियोजित हो जा रहा है, या 100% कह सकते हैं वियोजन हो रहा है। अब 100% जब वियोजन हो जाएगा तो अल्फा बराबर कितना मानेंगे 1 के मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये कंप्लीटली जब डिसोसिएट हो जाएगा तो एक अणु क्या होगा इसके मिल जाएंगे Na प्लस के, और एक क्या मिल जाएंगे इसके मिल जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, और देख रहे हैं एक एक कितना हो जाएगा 2, यानी 2 अणु हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए थोड़ा और एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ गई 1 से ज्यादा होगी, तो यानी अगर कोई आप ऐसा पदार्थ ले रहे हो जो क्या हो रहा है वियोजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो 1/2 फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 1 से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप जैसे Al2 है और SO4 का होल थ्राइस है, अब Al2SO4 का होल थ्राइस है, अब मान लीजिए डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो Al कितना है आपका 3+ है, Al कितना है आपका 3+ है, इसकी कितनी संख्या है 2 है। उसके बाद सल्फेट देख रहे हैं, सल्फेट आयन जो होगा SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा, बात में आ रहा, तो यहाँ कितनी संख्या में है 3 में है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हैं या थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वियोजन से पूर्व, तो वियोजन से अगर हम पूर्व की बात करते हैं इसको 1 मान लीजिए, तो उस समय क्या होगा ये 0 होगा, ये 0 होगा। क्लियर, अब बात करते हैं वियोजन से पश्चात की अगर हम बात करें, तो वियोजन से पश्चात की अगर बात करें तो ये मान लीजिए अल्फा बना होगा, तो ये भी अल्फा बना होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 अल्फा है, यहाँ पर देख रहे हैं 2 मोल होगा, तो इसके 2 अल्फा बनेगा, इसका कितना है 3 है, तो इसका कितना बनेगा 3 अल्फा बनेगा। अब मान लीजिए इसका 2 अल्फा वियोजित हुआ, इसका 3 अल्फा वियोजित हुआ, तो इसमें से कुल कितने हुए, अब क्या करेंगे आप 1 माइनस क्या कर देंगे अल्फा कर देंगे, 1 माइनस क्या कर देंगे अल्फा कर देंगे। अब आपको आई की वैल्यू ज्ञात करना है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा वियोजन से पश्चात, यानी वियोजन के पश्चात जो है अणुओं की संख्या, तो वियोजन के पश्चात क्या है आपका 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और प्लस क्या लिखोगे आप 2 अल्फा लिखोगे, और प्लस क्या लिखोगे 3 अल्फा लिखोगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अणुओं की संख्या, यानी वियोजन से पूर्व अणुओं की संख्या कितनी थी 1 थी, तो यहाँ 1 लिखोगे। ठीक, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कितना हो जाएगा 4 अल्फा के हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 1 अल्फा आएगा 3 और 4, तो कह सकते हैं कि प्लस 4 अल्फा आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 के, तो 1 मतलब कुछ नहीं, तो हम कह सकते हैं आई इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 प्लस 4 अल्फा के लिख सकते हो। अब यदि 100% वियोजन हो रहा है तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1 मानेंगे। ठीक है, अगर ये 100% वियोजन हो रहा है तो ये अल्फा कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा, यानी इसके कुल टोटल 2 × 1 मिल जाएंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 × 1 मिल जाएगा, तो इसका 2 एंड ये, तो 2 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आई इक्वल टू अगर हम लिखें तो 1 प्लस इसमें लिखेंगे 4 × अल्फा की वैल्यू कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, यानी कुल 5 हमें इसका फैक्टर कितना मिल जाएगा आई फैक्टर कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर देखें यह 5 आयनों में वियोजित भी हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका वियोजन, यानी हम कोई भी अगर ऐसा पदार्थ ले रहे हैं कि जो क्या हो रहा है वियोजित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 से हर वक्त ज्यादा ही आएगी। अब बात करते हैं ऐसे पदार्थ की जो क्या हो रहे हैं विलेय संगुणित हो रहे हैं, फिर क्या हो रहे हैं संगुणित हो रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो विलेय का संगुणन प्रकृति देख लेते हैं, संगुणन प्रकृति। अब विलेय का हम संगुणन प्रकृति देखते हैं, तो अगर मान लीजिए संगुणित हो रहा है तो इसका मतलब है कि अणुओं की संख्या पहले ज्यादा होगी, पहले ज्यादा रही होगी, अब आपने कोई पदार्थ मिला दिया तो क्या होगा उसका संगुणन हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो वही है कि जब विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है
तो अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, ठीक है, जिससे अणुसंघ गुणधर्म का मान घट जाता है। क्लियर? तो अगर बात करेंगे कि जब विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है तो अणुओं की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म का मान घट जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब I इक्वल टू समानतः अगर जो वियोजित नहीं हो रहे थे या वियोजित नहीं हो रहे थे, संगुणित नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए I की वैल्यू 1 थी। तो जो आप कैलकुलेशन करते होंगे, जो कैलकुलेशन से हम कह सकते हैं या गणना से हमने जो चारों के गुणों यानी प्रासरण दाब था, अपेक्षिक अनुमान, ठीक है, यानी वास्तव का अपेक्षिक अनुमान था, हिमांक का अनुमान था, क्वथनांक का उन्नयन था, तो कैलकुलेशन से जो वैल्यू आ रही थी उसमें हम क्या कह रहे थे? I बराबर हम कितना लेंगे? 1 के। अब कह रहा है कि I इज लेस देन 1। अब यानी अगर आप क्या कर रहे हो, I का मान अगर 1 से कम कर दे रहे हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कम आएगी। तो जब कम आएगी तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है उसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड ले लिया, CH3C, या कोई ऐसा मान लीजिए पदार्थ ले लिया, जैसे मान लीजिए आपका A है और मान लीजिए आपने A लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसके हमने N अणु ले लिए, अब ये संगुणित हुआ तो A का क्या बन गया? N बन गया, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं ये पॉलीमर मान लीजिए बन गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका पॉलीमराइजेशन हो गया या बहुलकीकरण हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो इसके लिखेंगे संगुणन, यहाँ लिखेंगे संगुणन से पूर्व। तो संगुणन से पूर्व मान लीजिए कितना मानेंगे? 1 मानेंगे, और यहाँ कितना मानेंगे? 0 मानेंगे, ठीक है। अब संगुणन के पश्चात कहेंगे, संगुणन के पश्चात, तो संगुणन के अगर पश्चात की बात करें तो ये मान लीजिए कितना है आपका? अल्फा है। कितना होगा? अल्फा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका कितना है? N अणु है, तो इसका क्या हो रहा है? A का N हो जा रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे? बटे N कर देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसमें जो है कमी कितना हुई? 1 माइनस अल्फा की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसको आप इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH ले लिया, और यहाँ के 2 मोल लिए और इसका संगुणन हुआ तो CH3COOH का, यानी आपने इसको बेंजीन में जब घोला तो ये क्या हो गया? इसका संगुणन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर वियोजन से पूर्व, यानी कह सकते सॉरी संगुणन, यहाँ लिखेंगे अगर हम संगुणन से पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका? 1 होगा, तो इसका कितना होगा? 0 होगा। अब संगुणन के पश्चात, अगर संगुणन के पश्चात की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए इसका अल्फा होगा, यानी इसका जब आपने 1 लिया, यानी यहाँ पर देखिए आपने जब 1 लिया तो क्या था आपका? 0 था, ठीक है। तो आपका मान लीजिए क्या है आपका? अल्फा। अल्फा कब डिसोसिएट होगा? जब आप अल्फा क्या करेंगे? इसका अल्फा बाई 2 करेंगे। अल्फा बाई क्या करेंगे? 2। कैसे? देखिए इसका जब 2 मोल था तो आपने क्या किया? इसका 1 मोल बना। देखिए यहाँ पर क्या है आपका? 1 था, यानी जब ये 2 मोल लिए आपने या 2 अणु लिए तो इसका कितना अणु बना? 1। अब जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। तो हम कहेंगे इसको क्या लिखोगे? अल्फा बाई 2 लिखोगे, तो 1 में से क्या करेंगे आप? अल्फा घटा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर होगा आप उसको क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो हम बात करेंगे I, तो I बराबर क्या था फार्मूला? यानी संगुणन से, उसके लिए हमने पढ़ा था संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, या जो है आप लिख सकते हैं अणुओं की संख्या रहेगी, बटे क्या होगा? संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या, संगुणन से पूर्व अणुओं की संख्या। तो संगुणन के पश्चात जो अणुओं की संख्या आई वो क्या आएगी? यही होगा ये संगुणन, यानी जब आपने बीकर लिया और बीकर में बेंजीन और उसको डाल दिया, इसको एसिटिक एसिड को आपने जब मिला दिया, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो संगुणन होगा, यानी इसके अणु होंगे और इसके अणु होंगे। तो हमें कहेंगे 1 माइनस आप अल्फा लिखोगे प्लस इसको जोड़ लीजिए, तो अल्फा बाई क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा डिवाइडेड बाई संगुणन से पूर्व। तो संगुणन से अगर पूर्व की बात करेंगे तो कितना है? 1 है, यानी I इक्वल टू जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई क्या हो जाएगा? ज्ञान आ जाएगा। अब इसको अगर आप यहां से समझना चाहते हैं तो ये देखिए, अगर इसमें वही फार्मूला अप्लाई करें तो I इक्वल टू क्या लिखोगे आप? संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या कितनी है? ये अल्फा बाई 2 होगा, 1 माइनस अल्फा होगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पूर्व कितना है? 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1।
तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2, इसको क्या जाएगा, अगर इसको देखोगे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा अल्फा बाई 2 आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1 तो हटा दीजिए, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा। या हम इसमें अगर हम कहें कि इसमें मान लीजिए अल्फा बराबर क्या है 1 हो, यानी 100% इसमें संगुणन हो रहा हो, तो 100% अगर संगुणन कहेंगे, 100% अगर संगुणन कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, इसको लिख सकते हैं आएगा कितना 1 बाई 2 के। तो आई बराबर कितना आ गया 1 बाई 2 के। तो यहाँ पर अगर आप कंप्लीटली सोचिए कि अगर हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 था तो इसका 1 आ रहा था, तो आप यहाँ अगर 1 लेंगे तो इसका कितना लेंगे 1 बाई 2 ही तो आएगा, ठीक है, तो यहाँ से 1 बाई 2 आ गया, ठीक है। तो संगुणन के पश्चात देख रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है वो आधी आ गई, यानी 0.5 हो गया, तो 1 से क्या हो गया कम हो गया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की, कह रहा है यदि जल का प्रासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 0.75 हो तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा की गणना कीजिए, यानी विलेय की मात्रा पूछ रहा है कितना होगा, और इसमें वांट है फैक्टर आई दिया है 2.47। तो इसमें हम पहले कंडीशन लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो पाई इक्वल टू, यानी प्रासरण दाब कितना दिया है 0.75 दे दिया है, ठीक है, एटीएम हो जाएगा। और उसके बाद टेम्परेचर टी दिया है आपका 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 लिखेंगे केल्विन, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो इसको अगर आपको क्या करना है डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो 273 से आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 300, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, आपका आयतन दिया हुआ है, V बराबर 2.5 लीटर दिया हुआ है, और I इक्वल टू भी दिया हुआ है आपका कितना 2.47। तो पूछ रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा यानी WCaCl2, या इसी को हम WB कहते थे, इसी को हम क्या कहते हैं WB। अब इसका मतलब है पहले में फार्मूला सोचना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर पाई है यानी प्रासरण दाब है, तो प्रासरण दाब वाला हमने जो फार्मूला पढ़ा था पाई इक्वल टू पढ़ा था EN बाई V, और EST पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था EST पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ वांट है फैक्टर आई की वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें आई से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब एस की वैल्यू क्या होती है, वो आर की वैल्यू की क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ देख रहे हैं एटीएम दिया हुआ, लीटर दिया है, केल्विन दिया है, तो इसमें जो आर की वैल्यू आप रखोगे वो 0.082 हो जाएगा और 1 होगा। इसी को हम लिख सकते हैं, इसका मात्रक होता है लीटर एटीएम, ठीक है, केल्विन इनवर्स होता है और मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए लीटर में है, एटीएम है और केल्विन है पर मोल है, इसका मतलब है ये फार्मूला आपका यहाँ पर, तो सॉरी ये वैल्यू आपका आर का लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करिए क्योंकि हमें चाहिए क्या आपका डब्लू, तो डब्लू की वैल्यू कैसे आएगी, तो पाई इक्वल टू लिख सकते हैं आई, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार होता है, तो डब्लू लिख सकते हैं बी बटे क्या हो जाएगा एम बी हो जाएगा, और बी मतलब क्या है कैल्शियम क्लोराइड आप यहाँ समझेंगे, और उसके बाद इंटू बी हो जाएगा, और यस है उसके बाद क्या आपका टी है। तो डब्लू हमें कैलकुलेट करना है, तो डब्लू बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखो यहाँ पर डाउन है नीचे है तो इसको क्या करोगे ऊपर कर दोगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई एम बी हो जाएगा इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइडर में चला जाएगा, तो आई एस टी हो जाएगा, क्लियर, आई एस टी। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसमें आप पुट कर देंगे तो डब्ल्यू बी इक्वल टू हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितना है आपका 0.75 है, और एम बी की वैल्यू अगर हम बात करें तो एम बी हमें नहीं पता है, तो एम बी भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ हम पहले एम बी यानी कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड का अणुभार निकालना है, तो CaCl2 का अणुभार अगर निकालेंगे तो कैल्शियम का कितना लिखते हो 40, ठीक है, हो गया 40, और उसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5 गुणे 2 हो जाएगा, तो अगर बात करेंगे 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 71 इक्वल टू हो जाएगा 111, क्या हो जाएगा 111 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, 111 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो हो जाएगा 111 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, और इनटू आयतन दिया है 2.5 दिया हुआ है, इसको रख देंगे, और यहाँ पर देखिए आई है, आई की वैल्यू 2.47 दिया हुआ है, और उसके बाद यस की वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे 0.0821, और उसके बाद टी की वैल्यू है आपका 300। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 3.38 ग्राम आ जाएगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन की, करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए 2 लीटर जल में कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट के
25 मिलीग्राम को घोलने पर बनने वाले विलयन का प्रासरण दाब बताइए। ठीक है, यह कह रहा है प्रासरण दाब, यह मानते हुए ज्ञात कीजिए कि K2SO4 पूर्णतः वियोजित हो गया है, यानी यहाँ पर 1/2 फैक्टर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं वैल्यू क्या है आपका, यानी पहले कंडीशन भी लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ आयतन दिया हुआ V बराबर 2 लीटर और टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करेंगे तो आपका 298 केल्विन आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद अगर बात करें तो विलेय का भार, यानी K2SO4 का भार दिया हुआ है, यानी जिसे हम WV या WK2SO4 लिख सकते हैं, इसका भार दिया है 25 मिलीग्राम दिया है, तो इसको आप ग्राम में बदलेंगे। तो मिलीग्राम से ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे, तो इक्वल टू आप लिख सकते हो, ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हैं आप 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या लिख सकते हो आप 2 लिख सकते हो। क्लियर। या इसी को और थोड़ा समझिए, ऐसे लिखिए 25 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हो 10 पे घात 3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, या लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 हो जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। तो इसको हम ग्राम में इनवर्ट, देखिए यूनिट कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है, ये सब ध्यान में रखेंगे कि यूनिट क्या क्या दिया। अगर यूनिट नहीं आप देख करके रखेंगे वैल्यू तो आपके आंसर जो होंगे वो गलत होंगे। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको जानते हैं जब W है तो MB हमें ज्ञात करना होगा, तो यानी कह सकते हैं K2SO4 का अणुभार निकाल लीजिए, जिसे हम MB कहेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम का जानते हैं कितना होता है 39 होगा, तो 39 इंटू 2 लिखेंगे और प्लस 32 लिखेंगे। सल्फर का कितना होता है 32 होता है, और 1 है तो 32 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 4 16, सॉरी 6, इसका देखिए 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और ऑक्सीजन कितना हो 16, तो 16 लिखेंगे, तो हो जाएगा दोनों 18 और 2 3 6 7 78 प्लस 32 हो जाएगा, और प्लस 16 चौको 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 2 8 सॉरी 4 और 2 6 और 8 8 6 14 4 आ जाएगा, और 6 3 9 9 7 16 और 1 17, यानी 174 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेंगे फिर से, 7 3 10 10 10 6 16 और 1 17, हाँ ठीक, यानी 174 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, अभी आपको आई की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो लिखेंगे K2SO4 के पूर्णतः वियोजन पर, पूर्णतः वियोजित या वियोजन पर आई बराबर क्या लिखेंगे, अगर इसको देखें तो K2SO4 लिख सकते हैं, कैसे वियोजित होगा 2K प्लस में और SO4 क्या होगा माइनस में, तो कितने अणु मिल गए, इसके 2 मिलेंगे और इसका 1 3, ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए, या इसका 1 लिखेंगे, इसका 0 0 लिखोगे, अभी हमने देखा था, और इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा हो जाएगा, और इसका क्या लिखोगे अल्फा लिखोगे। तो आप ये सब वैल्यू मत रखो, डायरेक्ट आप देखो ऐसे निकालो, डायरेक्ट फंडा है, इसके कितने मोल हैं 2 और इसके कितने हैं 1, तो 2 1 2 1 3 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट निकालिए, अगर पूर्णतः दिया हो तो ऐसे निकालिए 3, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करिए वैल्यू रख लीजिए, तो प्रासरण दाब पाई बराबर क्या हो जाता है फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो पाई की वैल्यू ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन चालू करेंगे, पाई बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन, तो पाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, लिखेंगे आई इंटू मोलों की संख्या बराबर क्या होगा वेट बाय मॉलिकुलर वेट इंटू डिवाइडेड बाय वी और EST। क्लियर। अब आई की वैल्यू 3 अभी निकालें, W, तो WB की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है, और यस की वैल्यू जो लिखेंगे तो यहाँ पर आप यस की वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए यस बराबर या आर बराबर क्या लिखोगे, आप देखिए यहाँ आयतन जो है वो लीटर में है और ग्राम में है और केल्विन में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.0821 वाला रखेंगे। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है लीटर होगा, ATM होगा, और केल्विन इनवर्स होगा और मोल इनवर्स होगा।
ठीक है, वही वैल्यू रखिए यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू 0.0821 होगा। टी की वैल्यू 298 है, यहाँ 298 रख देंगे, डिवाइडेड बाय हो जाएगा एम बी की वैल्यू कितना 174 हुआ है, और इंटू वी आयतन कितना दिया हुआ है 2 लीटर दिया है, 2 लीटर लिखेंगे। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5.27 इंटू 10 टू का पावर माइनस जो है आपका 3 ATM आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इस टाइप से बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, या फिर कह सकते हैं वन हाफ फैक्टर का हम यूज करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं क्या करूँगा लास्ट में आपको एक स्क्रीन पर कई क्वेश्चन दूंगा, जिससे आप सॉल्व करेंगे और उसका जो है आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।